इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वन शॉट लेके आए हैं। जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करते हैं और पूरी चीज को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और कोई भी प्रॉब्लम आपको है, कोई भी चीज समझने में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, जिससे लेटर ऑन हम उस चीज का वीडियो दोबारा बना के दे सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ही बताता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ही बताता है कि इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स। कैसे केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे में कन्वर्ट होके हमें रिजल्ट दे सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल सेल्स हैं, बैटरीज हैं जो आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, रिमोट के सेल, वॉच के सेल, आपकी घड़ियों के सेल, क्लॉक वॉच के, रिस्ट वॉच के। तो ये सब सेल्स जो होते हैं, आपके गाड़ियों में लगी हुई बैटरीज, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही मुझे अद्भुत और मजेदार कंसेप्ट लगता है, कैसे केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आपस में ही कुछ ऐसा करते हैं। वो चीज हम समझेंगे कि केमिकल्स ऐसा करते क्या है कि हमें वो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। उस बैटरी के अंदर, उस सेल के अंदर ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा क्या अरेंजमेंट होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, केमिस्ट्री का एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो ध्यान से समझिएगा आप इसे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इस तरह का अरेंजमेंट है कि केमिकल्स अपने आप में कुछ खेल खेलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कोई लड़ाई करते हैं, जाने क्या करते हैं, और आपको इलेक्ट्रिसिटी बाहर देते हैं एज अ गिफ्ट। तो वो क्या करते हैं ये चीज हम समझेंगे। एक सेल जो आप डेली यूज करते हो, एक रिमोट का सेल या वॉच का सेल या बैटरी, ये ऐसा क्या करती है, क्या अरेंजमेंट होता है कि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? वो केमिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, या वी कैन से इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा होगा। तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल बनाता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। ये केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल्स बनाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जो खुद ब खुद चलता है। अब एक सेल खुद ब खुद आपको एनर्जी देता है, तो बिना कोई एनर्जी खाए हुए, बिना कोई एनर्जी का इनपुट लिए हुए, वो आपको आउटपुट में एनर्जी देता है। जैसे पानी का ऊपर से नीचे आना नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे खुद ब खुद आता है। लेकिन नीचे से जब आपको ऊपर पहुंचाना पड़ता है तो आपको किसी मोटर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, या एनर्जी की जरूरत होती है। बिना एनर्जी के आप पानी को नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते, आपको खुद भी बाल्टी भर के ले जाना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर से जस्ट आप पानी को छोड़ दीजिए तो वो नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पानी का ऊपर से नीचे आना इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सेल भी इसी तरह से चलता है, एक बार हमने अरेंजमेंट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी जो प्रोसेस खुद ब खुद चलता रहे। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि केमिकल्स तब तक ही प्रोड्यूस होंगे जब तक आप उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहोगे। जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना स्टॉप करा तो केमिकल्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे। तो अपने आप नहीं होता इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रोसेस, उसे रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का एक कंसेप्ट है। गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और उसी गिब्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा यानी खुद ब खुद चलेगा, तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू जो निकल के आएगी उसके आगे नेगेटिव साइन होगा। और प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो गिब्स एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे पॉजिटिव साइन होगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो जब भी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाता हूं
और बताता हूं कि बच्चों एनोड यहाँ पे नेगेटिव है, तो बच्चे कहते हैं सर हमने तो एनोड को पॉजिटिव सुना है। अब एनोड पॉजिटिव कहां होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है। तो ये डिफरेंसेस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बात और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो हमारी स्लाइड्स है ये इन द फॉर्म ऑफ नोट्स है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ले सकते हो। और हमसे अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ये हम आपको भी भेज सकते हैं ये स्लाइड्स। तो ये स्लाइड्स बनी हुई है, इसको आप ऐसा नोट्स भी ले सकते हो, आपको नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, वो आपके लिए नोट्स का काम करेंगे, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक। अब एक बहुत बेसिक पार्ट इसका, सेल को पढ़ने से पहले सबको पता है सेल के पास वोल्टेज होती है, सेल का ईएमएफ होता है, वो क्या चीज है, वोल्टेज क्या चीज है। एक टर्म हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसी का दूसरा नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्पीसी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी होती है, कोई स्पीसी है जैसे ये आयन है या कोई एटम हो, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी गेन करने की कैपेसिटी को गेन करने के बाद वो स्पीसी रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो स्पीसी रिड्यूस हो जाती है। तो इस कैपेसिटी को कि किस हद तक वो इलेक्ट्रॉन ले सकती है, सामने वाले से वो इलेक्ट्रॉन छीन सकती है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप किसी दूसरे इंसान से कोई चीज छीन के दिखाओ, तो छीनने के लिए आपको क्या चाहिए? ताकत चाहिए। इसी तरह से स्पीसी को सामने वाली स्पीसी से इलेक्ट्रॉन छीनना होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को छीनने की कैपेसिटी को, उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की या छीनने की पावर को, उस ताकत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है? कोई भी स्पीसी जब सामने वाली स्पीसी से इलेक्ट्रॉन छीनती है तो उस छीनने की कैपेसिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आप समझ ले, ये हमें आगे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो जिस इलेक्ट्रोड की हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंडीशंस में उसके आयंस की जो मोलैरिटी है वो 1 मोलैरिटी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर ये कंडीशंस है, यानी उसके आयंस की सॉल्यूशन में मोलैरिटी 1 मोलैरिटी होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार। तो ये जो कंडीशंस हैं इन्हें हम स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं, और इन कंडीशंस पे नापा गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आगे बढ़ते हैं। अब गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया। पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन छीनने की, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है। अब यहां पे एक बहुत मैजिक जो चीज है सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो सेल में ऐसा क्या मैजिक है जो हमें करंट देता है। तो यहां पे आप ये समझिए, हम दो एलिमेंट्स की लड़ाई कराते हैं। हमने क्या किया, दो अलग अलग कंटेनर लिए। एक कंटेनर में जिंक आयंस के सॉल्यूशन है, दूसरे कंटेनर में कॉपर आयंस के सॉल्यूशन है। ये हम जिंक सल्फेट के साथ ले सकते हैं तो हमें जिंक आयंस मिल जाएंगे। यहां पे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया होगा तो हमें कॉपर आयंस मिल गए। ये सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें जिंक आयंस है। इसमें हमने ये जिंक रॉड डिप कर रखी है, दिस इज नोन एज जिंक इलेक्ट्रोड, और यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर रॉड हमने डिप कर रखी है। यानी जिंक आयंस के अंदर जिंक रॉड है, कॉपर आयंस के अंदर कॉपर रॉड है। अब क्या होता है, क्योंकि ये अपने ही एक्वस सॉल्यूशन में, अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में है और ये रॉड भी है, तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हमने डेवलप कर दी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन छीनना होगा तो कमी यहां पे है ना, Zn2 पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये छीनेगा, और अगर देना होगा तो जिंक मेटल देगा। और यहां पे देखिए, अगर लेना होगा इलेक्ट्रॉन तो कॉपर आयन यानी सॉल्यूशन में आयन लेगा, और देना होगा तो कॉपर इलेक्ट्रोड लेगा। तो एक पूरा इलेक्ट्रोड एक कॉम्बिनेशन होता है प्योर मेटल का
और उसी के आयंस का। तो जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक आयंस, ये एक जिंक इलेक्ट्रोड बन गया। कॉपर रॉड इन कॉपर आयंस, एक कॉपर इलेक्ट्रोड बन गया। तो यहां हमने लेने वाली पॉसिबिलिटी भी रखी है, जिंक आयंस ले सकते हैं और जिंक इलेक्ट्रोड दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर इलेक्ट्रोड दे सकता है, कॉपर आयंस ले सकता है। अब कौन लेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सा देगा, इन दोनों में से ये डिपेंड करेगा कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, यानी किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की छीनने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे अगर हम बात करें तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नॉट, अगर हम जिंक की बात करें, जिंक वाले इलेक्ट्रोड का, तो होता है -0.76। और कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल ई नॉट हो सकता है, ई नॉट। कॉपर की वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। दोनों की बात करें तो दोनों का यूनिट है वोल्ट, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कॉपर का जिंक का, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो है वैल्यू है -0.76 और कॉपर की है +0.34। तो यहां पे साफ पता चल रहा है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है जिंक से। तो इस लड़ाई में कॉपर जीत जाएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने में और जिंक हार जाएगा। यानी होगा क्या कि जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे और चले जाएंगे कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये मूवमेंट होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा था, जिंक का कम था, तो एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। आपने सिर्फ कनेक्ट किया दो इलेक्ट्रोड्स को और दोनों में डिफरेंस था, एक का ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, एक का कम, तो अपने आप ही ज्यादा वाले ने कम वाले से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिए और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होगा। और ये चीज आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होता है, यानी चार्ज का जब मूवमेंट होता है, तो करंट फ्लो करता है। करंट कहां फ्लो कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट यहां से यहां, यानी कॉपर से जिंक की तरफ मूव करने लग गया। और जब करंट मूव कर रहा था तो आपने कनेक्शन लेके अपने लिए बल्ब जला लिया या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी यहां से आउटपुट ले लिया। अब जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसे हम एनोड कहते हैं और यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड होता है और यहाँ पे कैथोड जो है वो पॉजिटिव साइन का होता है। तो ये एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, इसमें आगे समझते हैं और क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जैसे पढ़ा ज्यादा है, जिंक का कम है। तो यहाँ पे जिंक हार गया इस लड़ाई में, इलेक्ट्रॉन को छीनने की लड़ाई में कॉपर जीत गया। तो जिंक के पास दो चीजें थी, एक था जिंक आयन और एक जिंक मेटल इलेक्ट्रोड। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की बात आ रही है तो जिंक आयन तो पहले से ही बिना इलेक्ट्रॉन के, तो वो तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो वहां पे कौन सा पार्ट, आयन या इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? वो देता है रॉड, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन देती है। जिंक आयंस नहीं कोई रोल प्ले कर रहा वहां पे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ रही है तो कॉपर रॉड इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, कौन लेगा? कॉपर आयंस। इधर से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं वो जिंक रॉड की तरफ से डोनेट किए जा रहे हैं और उस तरफ से जो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं वो कॉपर आयंस की तरफ से लिए जा रहे हैं। क्योंकि यहां जो, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन अगर देने होंगे तो रॉड देगी और लेने होंगे तो आयंस लेगा। तो इस बात को समझिएगा, क्योंकि यहां पे जिंक को इलेक्ट्रॉन्स देने थे तो जिंक रॉड ने दिए और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लेने थे तो कॉपर आयंस ने लिए। तो होगा क्या? जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन्स दे के जिंक आयंस में बदलती जाएगी और जिंक आयंस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जिंक रॉड थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी और उधर कॉपर आयंस कॉपर मेटल में बदलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेते हुए। लेने के बाद कॉपर मेटल में, कॉपर मेटल जो होगा इकट्ठा डिपॉजिट कहां होगा? कॉपर रॉड पे जाके हो जाएगा और कॉपर रॉड थिक होती जाएगी और दूसरी तरफ जिंक रॉड थिन होती जाएगी, क्योंकि जिंक रॉड जिंक आयंस में बदल रही है, कॉपर आयंस कॉपर रॉड में बदल रहे हैं।
एक और चीज होगी, इधर जिंक आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और उधर कॉपर आयंस की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी। जैसे आप देख रहे हो कि कॉपर आयंस कॉपर मेटल में बदलते जा रहे हैं, तो कॉपर मेटल बढ़ता जाएगा, कॉपर आयंस कम होते जाएंगे, कॉपर रॉड थिक पे थिक होती जाएगी। जिंक मेटल कम होता जाएगा, जिंक आयंस उसके बढ़ते जाएंगे, तो जिंक रॉड थिन होती जाएगी, तो जिंक रॉड थिन होती जाती है, कॉपर रॉड थिक होती जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का कारण क्या बना, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत का अंतर, यानी दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखना था उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, जो कम था वो हार गया, उसे देने पड़े इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो शुरू हो गया। किसी भी दो इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट कर दोगे और दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, तो ज्यादा वाला कम वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट मिल जाएगा। तो यही यहां हो रहा है। तो यहां पे अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन देखें, ये जिंक को हम एनोड कहते हैं, तो इसे हम एनोडिक रिएक्शन कह सकते हैं, यानी ये रिएक्शन एनोड पे हो रहा है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन देना कहलाता है ऑक्सीडेशन, तो इस पार्ट को हम ऑक्सीडेशन हाफ कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन। भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा था वही तो रिड्यूस होगा, तो कॉपर आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा था वो रिड्यूस हो गया, तो वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन बना रहे। तो ये दोनों हाफ रिएक्शंस हैं और इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो ओवरऑल जो रिएक्शन बनता है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसमें जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हो गया। तो अब इसमें यह भी बात होती है हम किसको कैथोड मानेंगे किसको एनोड मानेंगे। तो एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है उसे हम कैथोड कहते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कम होता है उसे हम एनोड कहते हैं। ठीक है, कैथोड थिकर होता जाता है, एनोड थिनर होता जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक तरीका बताया है कि आपको कैसे याद रखना है। तो इसके लिए एक टर्म है एलोन, यानी एनोड, ए से एनोड, ये एनोड हो गया। एनोड कौन सा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड उसको कहेंगे हम, दोनों इलेक्ट्रोड में से हम एनोड किसे मानेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और ओ मतलब उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं होगा, उस पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एलोन में ए मतलब होता है उसे हम एनोड मानेंगे। किसे एनोड मानेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होगा, एल फॉर लो, लो रिडक्शन पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, यानी उस पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो ओ बता रहा है उस पे ऑक्सीडेशन होगा, उसका सिंबल नेगेटिव होगा, एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, लास्ट ई मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो देखिए आप, एनोड पे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, मतलब कारण ये है कि भाई उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है तो वो हार रहा है, दे रहा है, यानी डोनेट कर रहा है। तो एलोन से आप एक दिमाग में बिठा सकते हैं कि एलोन टर्म किसके लिए है, ए फॉर एनोड, यानी एनोड कौन सा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल, और उस पे ऑक्सीडेशन होगा, उसका सिंबल नेगेटिव होगा और वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। एक और बात होती है कि एल मतलब लो रिडक्शन पोटेंशियल और एल का ही मतलब होता है लेफ्ट। एनोड को जनरली लेफ्ट पोजीशन दी जाती है, आपने देखा होगा हमने एनोड को लेफ्ट साइड पे रखा है, तो एनोड को लेफ्ट पोजीशन दी जाती है जनरली। ठीक है, तो ये हो गया एलोन का मतलब। तो ये बातें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब आगे बढ़ते, अगर हम सेल में पीछे जाए, वापस सेल की तरफ जाए, पिछली स्लाइड पे जाए, तो आप देखेंगे यहां पे ये एनोड था, ये कैथोड था, और एक ये ब्लू सी इन्वर्टेड यू ट्यूब आपको यहां दिख रही है, ये है सॉल्ट ब्रिज।
धीरे धीरे यहां पे क्या होगा कि आपने देखा यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी धीरे धीरे, और कॉपर आयंस कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर मेटल में, तो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगी। तो धीरे धीरे जिंक आयंस बढ़ते जाएंगे और कॉपर आयंस इधर कम होते जाएंगे। एक्चुअली हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे। ये समझ लीजिए ये बैठे हैं भूखे इलेक्ट्रॉन खाने वाले, ये आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉन के भूखे। अगर इनकी कंसंट्रेशन, इन भूखों की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती जाएगी तो यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां पे जिंक आयंस की कंसंट्रेशन क्योंकि रेगुलरली बढ़ती जा रही है, अगर आप ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो बढ़ते बढ़ते इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बढ़ने लगेगा, और कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कम होने लगेगा। पहले से ही कॉपर का ज्यादा था, जिंक का कम था, लेकिन अब इसका बढ़ने लगा और इसका कम होने लगा। तो एक पॉइंट आएगा जब इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर सा हो जाएगा, उस टाइम पे कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? नहीं, वहां इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक जाएगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कम हो जाता है। और धीरे धीरे होता जाएगा, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है, और कंसंट्रेशन कम होती है जब मेटल आयंस की तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता जाता है। तो कॉपर का कम होता जाएगा, जिंक का बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, वहां हमें सेल आउटपुट नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा तो करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। अल्टीमेटली करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट मूव करता है, तो चार्ज के मूवमेंट को ही हम करंट कहते हैं। तो वो रुक जाएगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तब रोल प्ले होगा सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी उस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम नाइट्रेट ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, तो इसके ऊपर जेली लगा देते हैं या अगर अगर टाइप का सॉल्यूशन लगा देते हैं, मतलब इट इज अ जेली टाइप सब्सटेंस, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब ऐसा होता है कि दोनों साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगभग बराबर हो गया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो सॉल्ट ब्रिज एनोड क्योंकि नेगेटिव होता है, अपना नेगेटिव आयन, यू कैन से Cl नेगेटिव, इधर ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वो इनर्ट होता है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एक नेगेटिव बॉल है, और अपना पॉजिटिव आयन लाइक K पॉजिटिव इधर ट्रांसफर कर देता है अपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। यानी इसके नेगेटिव नेचर को बरकरार रख सके। क्यों? क्योंकि जब जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो पॉजिटिव कैरेक्टर इसके अंदर डेवलप होने लगे, यानी इसके नेगेटिव कैरेक्टर डाउन होने लगेगा, जिससे इसके एनोड होने पे दिक्कत आने लगेगी। तो नेगेटिव आयन को यहां ट्रांसफर करके इसकी नेगेटिविटी को, यानी इसके नेगेटिव नेचर को बरकरार रखने की कोशिश करता है, पॉजिटिव आयन को यहां ट्रांसफर करके इसके कैथोड के पॉजिटिव नेचर को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, कि यानी उसका जो नेचर है उसको बनाए रखने में मदद करता है, कि यानी जितना भी पॉजिटिव पार्ट यहां बढ़ा है तो उतना नेगेटिव पार्ट यहां ट्रांसफर करके उसे कंपनसेट करके एक न्यूट्रलिटी बरकरार रखे, ताकि कहीं नेगेटिव एनोड पॉजिटिव ना हो जाए या न्यूट्रल ना हो जाए। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये सॉल्ट ब्रिज अपना रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने में। कैसे? कि वो एनोड की तरफ नेगेटिव आयन ट्रांसफर करता है, जो कि इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता, बस एक नेगेटिव बॉल की तरह काम करता है, और कैथोड की तरफ एक पॉजिटिव आयन जो कि इनर्ट होता है ट्रांसफर कर देता है, टू maintain the positive character of cathode and to maintain the negative character of anode। दूसरा सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है आप पढ़ते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक और काम करता है, वो सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या कर रहा है? सर्किट को कंप्लीट, यानी अगर इस तरफ चार्ज जा रहा है तो दूसरी तरफ से कनेक्टिविटी क्या है। तो दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इट कंप्लीट्स द सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते।
तो सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट ये है, आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी सेल की, कहते हैं ना, ये सेल कितने वोल्ट का है, इस सेल की वोल्टेज क्या है, तो ये वोल्टेज कैसे निकाली जाती है। हमने अभी पढ़ा कि भाई एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.74 और कैथोड का है प्लस 0 पॉइंट, यहां पे लगा देते हैं, डॉट मिस हो गया है, 0.36। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी सेल का, बैटरी का सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सेल पोटेंशियल क्या है, हम जब यहां पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो हो रहे हैं, वो फ्लो हो रहे हैं एक डिफरेंस की वजह से। पानी क्यों फ्लो होता है, पानी तब फ्लो होता है जब एक लेवल ऊपर हो और एक लेवल नीचे हो। पानी का एक लेवल ऊपर है और एक लेवल नीचे, तो पानी ऐसे फ्लो होगा, हायर लेवल से लोअर लेवल पे। तो इसी तरह से जब दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो कम वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लोअर वाला उसे मजबूरी में हार के इलेक्ट्रॉन देगा और करंट हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा। तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आप देखोगे पानी आपका, जब पानी ऊपर से नीचे आता है, आपके घर में आता होगा, तो अगर टंकी ज्यादा ऊपर रखी है पानी की, तो पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, उसका फ्लो ज्यादा होगा। और पानी अगर लोअर लेवल पे रखा है तो उसका फ्लो, उसका प्रेशर कम होता है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों लेवल्स में, उतना पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। इसी तरह से जब हम दो इलेक्ट्रोड्स चूज करते हैं, दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना चार्ज का फ्लो ज्यादा होगा। तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल वोल्टेज। यानी जितना ज्यादा आप दोनों इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस लोगे, उतनी ज्यादा उसकी वोल्टेज होगी, उतना अच्छा वो आउटपुट देगा। तभी तो वोल्टेज कितने वोल्ट का सेल है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा करंट चाहिए। तो हायर वोल्टेज का मतलब है ज्यादा डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स में से, कम वोल्टेज का मतलब है दोनों में डिफरेंस कम है। तो वोल्टेज कैसे निकाली जाएगी, तो वोल्टेज जो है, सेल की वोल्टेज यानी ई सेल, वो कैसे निकाला जाएगा, ई कैथोड, क्योंकि कैथोड का ज्यादा है, माइनस ई एनोड। तो एक्चुअली सेल का जो पोटेंशियल है वो इन दोनों का डिफरेंस है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी, उतना अच्छा वो करंट देगा। जितना कम डिफरेंस होगा उतनी उसकी वोल्टेज कम होगी, उतना ही वीक करंट वो देगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स है उनका जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड है, तो ई नॉट हमने, और जो सेल का पोटेंशियल है वो भी स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो क्या वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पे ई कैथोड माइनस ई एनोड, कॉपर का ज्यादा है, जिंक का कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला और इस सेल की वोल्टेज निकली 1.1 वोल्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये सेल की वोल्टेज क्या निकली, 1.1 वोल्ट। आगे बढ़, अच्छा एक चीज है सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको सेल बताना है, दिखाना है, समझाना है, तो उसको एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। यानी बीच में दो पैरेलल लाइन है, ये क्या बता रही है कि सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, एनोड, राइट साइड पे क्या है, कैथोड। आप देखते हो कि एनोड में जिंक मेटल जिंक आयंस में बदलता है, तो ऐसे दिखाया जाएगा कि जिंक मेटल जिंक आयंस में बदल रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के पहले वाला पार्ट, राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के बाद वाला पार्ट। इधर भी, इधर कॉपर आयंस कॉपर में बदलते हैं, तो लेफ्ट साइड पे कॉपर आयंस और राइट साइड पे कॉपर मेटल। यानी इक्वेशन का पहला वाला पार्ट सेल रिप्रेजेंटेशन, जैसे इसमें इक्वेशन ये है कि Zn gives Zn2 पॉजिटिव और इसमें Cu2 पॉजिटिव gives Cu आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले वाला पार्ट इधर पहले लिखा जाएगा और ये बाद वाला बाद में। इधर पहले वाला पार्ट यानी कॉपर आयंस पहले और बाद वाला पार्ट कॉपर बाद में। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि एनोड को लेफ्ट में लिखा जाएगा, कैथोड को राइट में, बीच में दो पैरेलल लाइंस बताएंगी कि वो सॉल्ट ब्रिज है, और एनोड में आपको पहले मेटल लिखना है बाद में आयंस, और कैथोड में पहले आयंस और बाद में मेटल। एक चीज यहां पे और मिसिंग है जो आपको बता दूं, जहां पे आप आयंस लिखेंगे वहां पे आप उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी लिखेंगे।
जैसे यहाँ पे जिंक आयंस हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलैरिटी होती है, और यहाँ पे कॉपर आयंस है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में उसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलैरिटी है। तो जहां पे आयंस लिखे जाएंगे उसके साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी होगी, अगर वो स्टैंडर्ड है तो 1 मोलैरिटी, स्टैंडर्ड नहीं है तो जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो लिखी जाएगी आयंस के साथ। यहाँ पे आयंस बाद में है तो बाद में लिखी जा रही है इसके साथ, और यहाँ पे आयंस पहले लिखे हैं तो पहले लिखी जा रही है। आगे बढ़ते अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिससे हमें ये समझने का मौका मिलेगा कि हमारे घर पे जो इन्वर्टर्स काम करते हैं उनकी बैटरी किस तरह से चार्ज होती है, किस तरह से डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज मतलब जब वो हमें करंट दे रही होती है, और चार्जिंग मतलब जब वो करंट नहीं दे रही होती है, वो चार्ज हो रही होती है। यानी जब बिजली चली जाती है तो वो डिस्चार्ज होने लगती है, यानी हमें करंट देने लगती है, और जब बिजली आ रही होती है तो वो रिचार्ज हो रही होती है, वो करंट नहीं दे रही होती, वो रिचार्जिंग के प्रोसेस में होती है। तो वो किस तरह से होता है, तो समझ लीजिए कि ये आपका सेल है, बैटरी है, और इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स जुड़ा हुआ है। अब एक्सटर्नल सोर्स जब जुड़ा होता है तो इसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। जब एक्सटर्नल वोल्टेज कम होती है हमारी सेल की वोल्टेज से, तो सेल वर्क करता है, आउटपुट हमें देता है उस जिसकी वोल्टेज ज्यादा है, यानी सेल की वोल्टेज ज्यादा है, बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है, और बाहर से जो आउटपुट आ रहा है वो वीक है। तो ये वो कंडीशन होती है जब लाइट चली जाती है तो सेल इज वर्किंग, आउटपुट इज गिवन बाय द सेल, यानी हमें आउटपुट कौन दे रहा होता है, हमारी बैटरी आउटपुट दे रही होती है, क्योंकि बाहर जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी बिजली चली जाती है, यानी वहां से एक्सटर्नल सोर्स से पोटेंशियल नहीं होता है, ना के बराबर होता है या नहीं होता है। तो उस केस में हमें आउटपुट मिल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसमें हमने समझे, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इसके, यानी उसी प्रोसेस में मूव करते हैं जिस प्रोसेस में गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब दोनों तरफ की वोल्टेज बराबर होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो भैया कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना इधर, क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज बराबर हो गई। अब यहां पे आगे बढ़ते, जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा है, यानी जब बिजली हमारे घर में आ रही होती है, तो उस वक्त हमारा इन्वर्टर बैटरी को रिचार्जिंग के प्रोसेस में लगा देता है, यानी बैटरी रिचार्ज हो रही होती है। तो यहाँ पे रिचार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है। जब रिचार्जिंग का प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में, यानी जब सेल वर्क कर रहा था, तो रिचार्जिंग के प्रोसेस में उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये रिचार्जिंग का प्रोसेस है, यानी रिचार्जिंग का प्रोसेस कब होता है, जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होती है और सेल की वोल्टेज कम होती है, तो रिचार्जिंग के प्रोसेस में चला जाता है सेल। और एक्सटर्नल वोल्टेज कम है और हमारी बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है तो वो नॉर्मली आउटपुट देगा जैसे वो देता है। आगे बढ़ते, अब एक इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। शी, इसको जनरली SHE या NHE इस नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या होता है ये इलेक्ट्रोड, ये सिंगल इलेक्ट्रोड होता है और इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि जनरली क्या होता है, जब हमने दो इलेक्ट्रोड्स जोड़ दिए, दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ने के बाद हमने सेल बना दिया, तो हमें जो वोल्ट मीटर बताएगा वो दोनों इलेक्ट्रोड्स की वोल्टेज का डिफरेंस बताएगा, लेकिन वो किसी एक इलेक्ट्रोड की वोल्टेज नहीं बताता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम सेट करते हैं 0.00 वोल्ट। अब हमने जब उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.00 वोल्ट सेट कर ली, तो अब हमें ई सेल क्या मिलेगा, जो ई सेल होगा वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। अब इसमें से किसी एक का की वैल्यू, या तो इसकी या इसकी वैल्यू अगर
जीरो है तो ई सेल किसके बराबर है? ई सेल किसके बराबर हो जाएगा? किसी एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो ई सेल कैथोड के बराबर होगा, और ये अगर जीरो होगा तो ई सेल एनोड के बराबर होगा। यानी वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो क्या देगा? किसी एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर रीडिंग देगा, जिससे हमें उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि दोनों में से अगर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर जीरो सेट हो तो जो सेल पोटेंशियल दिखाएगा वो दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू के बराबर होगा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मकसद यही होता है कि हम दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू को पता कर सके। तो एक इलेक्ट्रोड को हम जीरो पोटेंशियल का सेट कर दें। तो हाइड्रोजन एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है? जीरो। ये कब एनोड का काम करेगा, कब कैथोड का काम करेगा? अच्छा, अगर हम जिंक के साथ इसे जोड़ें तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना? -0.76। यानी उस केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है जो कि जिंक से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बनेगा? कैथोड, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। कॉपर के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बनेगा? एनोड, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन यहां पे अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के साथ, या कोई भी इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के साथ जो है वो एनोड और कैथोड का काम कर सकता है। जैसे सपोज एक चीज और बताते हैं, अगर हम कॉपर सिल्वर सेल ले लें तो सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.8 के लगभग होता है, और कॉपर का कितना था? 0.34। कॉपर का जिंक से ज्यादा था तो जिंक के साथ तो वो कैथोड बन गया, लेकिन जब सिल्वर से उसकी लड़ाई हुई तो सिल्वर का ज्यादा है तो कॉपर सिल्वर के सामने हार जाएगा। सिल्वर के साथ कॉपर क्या बनेगा? एनोड, और सिल्वर क्या बनेगा? कैथोड। इलेक्ट्रॉन छीनेगा कौन? सिल्वर। देगा कौन? कॉपर। ऑक्सीडेशन कहां होगा? कॉपर पे। नेगेटिव कौन होगा? कॉपर। जो सारी बातें हमने जिंक के बारे में पढ़ी है वो सारी बातें कॉपर को अपनानी पड़ेगी, वो सारी प्रॉपर्टीज कॉपर को अपनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो कि उससे ज्यादा ताकतवर है। तो यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज कैथोड वाली होगी, और जिसका कम है वो एनोड बनेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एनोड वाली होंगी। ठीक है।